हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है भारत में राष्ट्रपति की स्थिति। दूसरा है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तीसरी है राष्ट्रपति का निर्वाचन। चौथी जो टिप्पणी है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रपति की स्थिति की। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह लिखा है, हमारे जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 52 में यह लिखा है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार हमारे संविधान में अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होगी, राष्ट्रपति में ही नियुक्त होगी। जो कार्यपालिका से संबंधित जो कार्य हैं, सरकार के अंग होते हैं 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार, यानी किसके अनुसार करेगा, उस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा अथवा अधीनस्थ यानी नीचे कार्य करने वाले पदाधिकारियों द्वारा करेगा। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, ये हमारे संविधान में कहा गया है। और प्रधानमंत्री सहित उसकी जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद यानी जो मंत्रियों का समूह है, जिसमें 3 प्रकार के मंत्री आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी का समूह क्या कहलाता है, मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है हमारे देश में। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपना गया है। हमारे देश में जो संसदात्मक व्यवस्था है वो किससे अपनाई गई है, ब्रिटेन से। ये ध्यान रखने योग्य बात है, छोटा प्रश्न बन जाता है। भारत ने संसदात्मक व्यवस्था को किस देश से अपनाया, तो ये लाइन विशेष महत्वपूर्ण है। किस देश से अपनाया था, ब्रिटेन से। जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है कानूनी रूप से, विधि रूप से, और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का कैसा प्रधान है, वैधानिक प्रधान है। और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है, यानी ब्रिटेन में जिस प्रकार वहाँ के सम्राट की स्थिति है उसी प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति की स्थिति है। वहाँ के भी सम्राट को वैधानिक प्रधान माना जाता है, उसको केवल औपचारिक शक्तियां प्राप्त है। दूसरी जो शक्ति है या दूसरी जो टिप्पणी है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। इसके बारे में अनुच्छेद 58 में हमारे संविधान में बताया गया। देखिए संविधान में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए, जो संविधान में जो बात कही गई है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्न योग्यताएं निश्चित की हैं। यानी राष्ट्रपति पर जो व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता है उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष उसकी आयु पूरी हो चुकी है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। हमारे संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी उसमें हो, जो लोकसभा सदस्य को होती है। वह पागल नहीं हो, मानसिक रूप से बीमार नहीं हो, वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। दिवालिया का मतलब है दूसरे के कर्ज को देने में असमर्थ नहीं हो, चुकाने में, यानी लेनदारी को देने में असमर्थ होना, वो क्या कहलाता है, दिवालिया। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार अपन जैसे ग्रामीण सरकार होती है ना, स्थानीय सरकार हमारे देश में पंचायती राज जिसको बोलते हैं, जैसे शहरों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो इन जो हम 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ के पद धारण किया हो, यानी किसी भी लाभ के पद पर हो, किसी भी नौकरी में
पद पे हो तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार वह नहीं हो सकता जब तक उस पद पे है। उसको उस पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी संसद का सदस्य वो वर्तमान में जब वो चुनाव लड़ रहा है तो उसको उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। या विधानमंडल के यानी विधानसभा या विधान परिषद में या लोकसभा या राज्यसभा में, संसद में दोनों आते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का सदस्य नहीं हो। यदि है भी तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, तभी वह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। तीसरी जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें वोट नहीं डालती है, अप्रत्यक्ष यानी जनता के प्रतिनिधि इसमें वोटिंग करते हैं। और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी मतों का बंटवारा गुप्त मतदान के द्वारा। यह पद्धति इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, ये अनुच्छेद हमारे संविधान कौन से में दे रखी है? 54 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति यानी निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें कौन कौन सम्मिलित होंगे। देखिए, पहला है संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन से सदस्य भाग लेंगे? केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इस संशोधन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यानी हमारे सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी सभी राज्यों के एमएलए विधानसभाओं के। और हमारा जो संविधान में 70वां संशोधन हुआ कब? 1992 में। उस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के सदस्य या एमएलए भी उसमें वोटिंग के लिए शामिल होंगे। इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1992 में किया गया था। ठीक है, आगे बात समझते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुच्छेद 55 में आती है। किसमें आती है? अनुच्छेद 55 में। संसद तथा राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, संसद के सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के, राज्यों के यानी राज्यों के विधानसभाओं के, केंद्र शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के, ये सभी सदस्य के निर्वाचन सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के आधार पर होगा, जिसे क्या कहेंगे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मतपत्र के द्वारा गुप्त रूप से होता है। और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए क्या जरूरी है? न्यूनतम कोटा आवश्यक है प्राप्त करना। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नांक के सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब निम्न सूत्र कैसे निकाला जाता है? देखिए, न्यूनतम कोटा दिए गए वैध मतों की संख्या, वैध मत जो खारिज नहीं किए गए हों, ऐसे मत, खारिज किए हुए मत इसमें से अलग कर दिए जाते हैं। तो वैध मतों की बात करें तो दिए गए जो वैध मत हैं वो उनका टोटल किया जाएगा बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। अब निर्वाचित राष्ट्रपति पद के लिए कितना होता है? एक व्यक्ति। तो यहाँ क्या आएगा? निर्वाचित होने वाला प्रतिनिधि की संख्या में क्या जाएगा? 1 प्लस में 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। और फिर इसमें इसका भाग देंगे 2 का, किसमें? दिए गए वैध मतों में। फिर इसमें प्लस हम 1 कर देंगे। मान लीजिए हमने उदाहरण रूप से यहाँ 100 ले लिया, दिए गए वैध मत उदाहरण ले लें, 100 बटे 2 हो गया, तो कितने हो जाएगा? 2 का भाग देंगे 50 प्लस 1 यानी 51।
यानी यदि दिए गए वैध मत 100 हैं तो राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितने वोट चाहिए? 51 चाहिए। कितने वोट चाहिए? 51। ये न्यूनतम कोटा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर चुनाव में राष्ट्रपति अधिक मत के आधार पर विजय नहीं माना जाता है, उसे कम से कम न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया या पद से हटाने की प्रक्रिया, इसको पदच्युति भी कहते हैं। ध्यान रखें, कहीं कहीं ये शब्द भी आ जाता है, मैंने आपके लिए बता रहा हूँ। पदच्युति यानी पद से हटाने की प्रक्रिया, यह अनुच्छेद 61 में दी हुई है हमारे संविधान। तो राष्ट्रपति को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति संविधान के कार्यों का उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति कानूनी रूप से संविधान से अलग हटकर कार्य करता है, तो संविधान में जो पद्धति दी गई है उसके अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? महाभियोग कौन लगा सकता है? केवल संसद लगा सकती है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लगाया जा सकता है संसद के। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक। यानी सबसे पहले अभियोग जब चलाया जाएगा तो अभियोग चलाने के लिए कम से कम, जैसे मान लो लोकसभा से चलाया गया, तो लोकसभा के सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, तब वो सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा। लोकसभा में पहले उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, तब वो प्रस्ताव रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। मान लो सदन में, लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 2 एंग्लो इंडियन की जो प्रक्रिया है उसको हटा दिया गया, वैसे 545 थे पहले, तो अब उसके 1/4 करें हम तो लगभग 111 होते हैं। तो 111 सदस्य यदि उस पर साइन करेंगे तो वो प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। कौन से सदन में? लोकसभा में। उस सदन की संख्या का 1/4। ध्यान रखना, सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद, सदन में प्रस्ताव प्राप्त यानी सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा तो सदन को क्या होगा? प्राप्त होगा। तो उसके 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। यानी वो लोकसभा में यदि प्रस्ताव रखा है तो 14 दिन के बाद उस पर विचार किया जाएगा। किस पर? उस अभियोग के प्रस्ताव पर। और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके बाद प्रस्ताव, अब मान लो लोकसभा ने उसको 2/3 वोटिंग से पास कर दिया, उस प्रस्ताव पर विचार किया, मान लो उन्हें उस बात में सत्यता लगी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना चाहिए, यदि उन्हें ऐसा लगता है और सभी सदस्य इसमें सहमत होकर 2/3 वोटिंग करते हैं, 2/3 का मतलब है 66-67%, 100 का 66, यानी सदस्यों की संख्या 100 है तो 67% लोग उसके पक्ष में हैं, तो वह प्रस्ताव माना जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। स्वीकृत हो जाए तो उसके बाद प्रस्ताव कौन से सदन में जाएगा? द्वितीय सदन, जैसे राज्यसभा है द्वितीय सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन इस अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा, यानी जो राष्ट्रपति पे जो कार्रवाई के लिए जो अभियोग लगाए गए हैं, या तो उसकी वह सदन राज्यसभा खुद जांच करेगा, या इस कार्य के लिए विशेष समिति या कोई संगठन या समिति बनाएगा, समिति का निर्माण कर सकता है जो उसकी क्या करेगी? जांच करेगी। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं दूसरे सदन में, जैसे मैंने अभी बताया, पहले लोकसभा में हुआ फिर राज्यसभा में,
पर इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, पहले किसी भी सदन में आ सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है पहले लोकसभा में या राज्यसभा में भी आ सकता है। तो दूसरा सदन राज्यसभा में पास होने के बाद किस में जाएगा, लोकसभा में। पहले लोकसभा में पास होता है तो लोकसभा में पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। ये ध्यान रखना है, इसमें पहले किसी भी सदन में अभियोग लाया जा सकता है। तो यदि दूसरे सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं, सत्य मान लिए जाते हैं, सही माने जाते हैं, और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी वही 2/3 बहुमत से अभियोग के प्रस्ताव को क्या कर ले, स्वीकार कर ले, यानी उसके पक्ष में वोट कर ले, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से, जिस दिन वह प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा उस तारीख से ही राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ समझा जाएगा। यानी दूसरा सदन जिस तारीख को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर ले, उस दिन से ही राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ समझा जाएगा। अब तुम्हें थोड़ा 2/3 का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे सदन में लोकसभा की बात करें, यानी लोकसभा उसको पास करती है, जैसे हमारे 543 सदस्य हैं लोकसभा। कितने सदस्य हैं, 543। यदि वो इस प्रस्ताव को पास करते हैं तो 2/3 का इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 का इसमें भाग देंगे, 3 एकन 3, 2 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3, क्या है 181। इसमें हम गुणा 2 का करेंगे तो कितने सदस्य हो जाएंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 का 6 असल 1 और 2 एकन 2 1 3, यानी 362 सदस्य यदि इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करते हैं, कितने में से, 543 में से, तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पास माना जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे अब हम दूसरे सदन की बात करें, ये तो बात थी लोकसभा की, कैसी बात थी, लोकसभा की। ये प्रस्ताव पास हो गया किससे, 2/3 बहुमत से, ठीक है। मैंने 1/4 प्रस्ताव रखने के लिए चाहिए, तो वो 543 का 1/4 करना था वहाँ, ठीक है। ये ध्यान रखना था, जो भी संख्या आएगा तो प्रस्ताव रखने के लिए इतने सदस्यों के साइन आवश्यक थे, और उस प्रस्ताव को हमने कहाँ रख दिया, मान लो अब महाभियोग को लोकसभा में, तो लोकसभा में उस पर 14 दिन बाद विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति को 14 दिन का अवसर दिया जाता है, वो अपना पक्ष रख सकता है, और उस पर विचार करने पर यदि लोकसभा इतने बहुमत से, इतने सदस्य उसके पक्ष में वोट कर देते हैं, तो यह प्रस्ताव पास माना जाता है। यहाँ से प्रस्ताव पास हो गया तो वो कौन से सदन में जाएगा, दूसरा सदन। दूसरा सदन हमारा कौन सा है, राज्यसभा। कौन सा है, राज्यसभा है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 245। कितनी है वर्तमान में, 245। अधिकतम 250 है, अब वर्तमान में 245। अब इसमें हम 2/3, यदि ये भी 2/3 करते हैं तो देखिए 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3 और 3 सिंह 18, यानी लगभग 81.67 आता है ना। तो अब इसका हम डबल करें, इसका डबल करें तो लगभग 163 सदस्य आ जाते हैं। कितने सदस्य आ जाते हैं, 163, ठीक है। तो ये 163 सदस्य यदि इसके पक्ष में वोट करते हैं तो ये प्रस्ताव जिस दिन, जिस तारीख से ये प्रस्ताव पास किया गया, जिस दिन ये वोटिंग की गई, उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो मैंने अभी बताया आपको, महाभियोग प्रक्रिया। तो यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत रही हो तो ये आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हम आपके लिए कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।